नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, अब आपके RSCIT एग्जाम में समय बहुत ही कम रह चुका है। इसी को देखते हुए मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए RSCIT एग्जाम का एक ऐसा पेपर लेके आया हूं जिसमें इस एग्जाम के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं। दोस्तों, आपको मैं विश्वास दिलाकर कहता हूँ कि यदि आप ये 35 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लेते हो तो आपका जो आने वाला RSCIT एग्जाम है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपके बहुत ही अच्छे परसेंटेज बनने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस पेपर का पहला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है स्टोरेज डिवाइस किसका भाग है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, स्टोरेज डिवाइस है उसके उदाहरण होते हैं पेन ड्राइव, कार्ड रीडर, मेमोरी कार्ड। ये सभी के सभी क्या है, स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण हैं। और दोस्तों, आप सब जानते हो कि ये मैंने आपको जितने भी डिवाइस बताए इनको आप हाथ लगाकर देख सकते हो, यानी कि फिजिकली रूप से आप इन्हें देख सकते हो। जिन चीजों को या जिन डिवाइसों को हम फिजिकली रूप से देख सकते हैं उन्हें बोलते हैं हार्डवेयर डिवाइस। क्या बोलते हैं दोस्तों? हार्डवेयर डिवाइस। यानी कि स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं? हार्डवेयर के प्रकार होते हैं। तो पहले का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, माउस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। और वहीं यदि आपने लैपटॉप देखा है तो लैपटॉप के अंदर कोई भी माउस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे छोटा सा टच पैड लगा होता है। दोस्तों, ये भी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि इसे हम टच करेंगे तो हमारा जो कर्सर वगैरह है वो घूमेगा। तो इसे क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। तो पहला ऑप्शन ये है टच पैड। टच पैड क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। और वहीं ऑप्शन सी है जॉयस्टिक। दोस्तों, जॉयस्टिक ऐसा डिवाइस है जिससे हम कोई भी गेम खेल सकते हैं। तो ये भी क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण होता है। आगे डी ऑप्शन है ट्रैक पॉइंट। तो दोस्तों, ट्रैक पॉइंट भी क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण होता है। यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये तीनों की तीनों क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण है। लेकिन दोस्तों, जो ऑप्शन बी है उसमें दिया गया है ग्राफिक टेबल। तो दोस्तों, जो ग्राफिक टेबल होती है वो किसी भी प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होती। यानी कि दूसरे का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर संरचना की 3 लेयर कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों, कंप्यूटर संरचना की जो 3 लेयर होती है वो होती है हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। इसमें बताया गया है हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये तीनों के तीनों क्या है दोस्तों, ये हमारे पास में कंप्यूटर संरचना की 3 लेयरें हैं। यानी कि तीसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है, www इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब फाइलों का एक संबंधित संग्रह कहलाता है। तो दोस्तों, www फाइलों का जो संबंधित संग्रह है वो कहलाता है वेबसाइट। क्या कहलाता है दोस्तों, वेबसाइट। यानी कि चौथे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में पांचवा प्रश्न पूछा गया है, पेटीएम ऐप किसका उदाहरण है। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं पेटीएम ऐप होता है वो मोबाइल वॉलेट का उदाहरण होता है, जिससे हम अपने बिजली बिल का भुगतान या फिर मोबाइल का रिचार्ज है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, पांचवे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में छठा प्रश्न पूछा गया है, फेसबुक ऐप की स्थापना किसके द्वारा की गई। यानी कि दोस्तों, फेसबुक ऐप है वो किसने बनाया। तो दोस्तों, फेसबुक ऐप को सबसे पहले बनाया मार्क जकरबर्ग ने। यानी कि छठे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में सातवां प्रश्न पूछा गया है, भामाशाह योजना को किस वर्ष लागू किया गया था। तो दोस्तों, भामाशाह योजना है वो पूरे राजस्थान के अंदर सन 2008 के अंदर आई थी। यानी कि सातवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में आठवां प्रश्न पूछा गया है, किस ऐप के द्वारा ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप राजस्थान के निवासी हो और कोई अधिकारी है जो कि आपका काम नहीं करके दे रहा है, तो दोस्तों आप उस अधिकारी के खिलाफ राजस्थान सरकार को एक शिकायत दर्ज करवा सकते हो। दोस्तों, आपको ये जो शिकायत है वो ऑनलाइन दर्ज करनी होगी और राजस्थान सरकार ने शिकायत दर्ज करने का ऑनलाइन पोर्टल है वो बना रखा है। दोस्तों, उस पोर्टल का नाम है राजस्थान संपर्क। यानी कि आठवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में नौवां प्रश्न पूछा गया है, RSRTC का उपयोग क्या है। तो दोस्तों, RSRTC एक ऐप है जिसमें हम जितनी भी रोडवेज बसें हैं उसकी टिकट कटवा सकते हैं। देख सकते हैं, नौवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोडवेज बस में टिकट बुक करवाने हेतु। आगे हमारे पास में 10वां प्रश्न पूछा गया है, एप्पल iOS क्या है। तो दोस्तों, एप्पल iOS और एंड्रॉइड ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण होते हैं। यानी कि 10वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे हमारे पास में 11वां प्रश्न पूछा गया है, MS वर्ड 2010 में पेज नंबर इंसर्ट करने का विकल्प किस टैब में होता है। तो दोस्तों, यदि आपको MS वर्ड 2010 के अंदर पेज नंबर इंसर्ट करना है तो आपको MS वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब पर क्लिक करना होगा। आपका जो पेज नंबर है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो यानी कि 11वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 12वां प्रश्न पूछा गया है, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई मापता है। यानी कि दोस्तों, आपने MS एक्सेल के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा और आपको उसकी लंबाई मापनी है, तो आप MS एक्सेल के अंदर कौन से फंक्शन का यूज करोगे। दोस्तों, आप उस समय लेन फंक्शन का यूज करोगे। इससे आपकी MS एक्सेल के अंदर जो टेक्स्ट है उसकी लंबाई है वो मापी जाएगी। यानी कि 12वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 13वां प्रश्न पूछा गया है, MS पावर पॉइंट में किसका उपयोग करके आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि MS पावर पॉइंट के अंदर क्या बनती है, प्रेजेंटेशन बनती है। और वहीं MS एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट बनती है, MS वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट बनती है।
आपसे पूछा है कि MS पावर पॉइंट के अंदर जो प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन के अंदर जो स्लाइडें होती है, कोई एक प्रेजेंटेशन है तो उसमें कई स्लाइडें होंगी। आपको क्या करना है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाना है। तो आप किस लिंक का उपयोग करोगे दोस्तों? आप हाइपर लिंक का प्रयोग करोगे, यानी कि 13वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 14वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस प्रकार का साइबर अटैक आपके कंप्यूटर से डाटा चोरी या डाटा को नष्ट करने का प्रयास करता है? यानी कि दोस्तों आपका कोई कंप्यूटर है जिसमें कोई डाटा पड़ा है, जैसे कि आपकी फोटो है या आपका कोई वीडियो है, वो कंप्यूटर से अपने आप डिलीट हो जाता है। दोस्तों ये अपने आप कंप्यूटर के अंदर पड़े डाटा को डिलीट कौन करता है? दोस्तों ये कौन करता है? मेलवेयर करता है, जो कि कंप्यूटर के लिए एक प्रकार का वायरस है, जो कि कंप्यूटर के अंदर डाटा को नष्ट कर देता है या डाटा चोरी कर लेता है। यानी कि 14वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 15वां प्रश्न पूछा गया है, एक प्रोग्राम को अनइंस्टॉल किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों आपके पास में कंप्यूटर है और कंप्यूटर के अंदर MS वर्ड प्रोग्राम पड़ा है, आपको उसको अनइंस्टॉल करना है। तो आप क्या करोगे दोस्तों? तो दोस्तों आप क्या करोगे, कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल पैनल पे जाओगे और सेटिंग ऐप पर क्लिक करोगे और उसके बाद में उस प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर दोगे। यानी कि दोस्तों आपको प्रोग्राम को मिटाने के लिए कुछ ये वाले स्टेप हैं वो अपनाने होंगे। 15वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा गया है, CD। दोस्तों CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, या DVD। दोस्तों DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और आपको बता दूं DVD की फुल फॉर्म है वो हाल ही में जो RCET एग्जाम हुआ है इसमें पूछी भी गई है। तो इसमें बताया गया है कि CD या DVD में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उस प्रक्रिया को कहा जाता है बर्निंग। यानी कि 16वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 17वां प्रश्न पूछा गया है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का क्या उपयोग है? तो दोस्तों आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, हमारे पास में कई प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ये जो जितने भी कंप्यूटर हैं इनके अलग अलग कार्य होते हैं। तो दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो सरकारी संस्थाओं में यूज होता है, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर हो गया, VMOU यूनिवर्सिटी होगी जो कि RCET का एग्जाम लेता है, तो उनके पास में क्या होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा। इन्हीं मेन फ्रेम कंप्यूटर द्वारा जो आपका पेपर है वो प्रिंट होता होगा। यानी कि दोस्तों ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है आपके सरकारी संस्थाओं में ही यूज होते हैं। यानी कि 17वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 18वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र के बीच सूचना प्रसारित करने हेतु प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों वो जो हमारे पास में ऐसी डिवाइस है उसका नाम है MIDI डिवाइस। ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र के बीच सूचना प्रसारित करती है। यानी कि 18वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 19वां प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर के अंदर विंडोज 10 में किसका चयन कर आप मल्टीपल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं? यानी कि दोस्तों आपके पास में कोई एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसको आपको कई भागों में बांटना है, जैसे कि यहाँ गूगल चला लो, यहाँ फेसबुक चला लो, यहाँ व्हाट्सएप चला लो, यहाँ पर यूट्यूब की वीडियो देख लो, यहाँ पर इंस्टाग्राम चला लो, यहाँ पर कुछ और देख लो। यानी कि आपको विंडोज 10 की जो स्क्रीन है उसको कई स्क्रीनों में बांटना है। तो आप किस ऑप्शन पर क्लिक करोगे दोस्तों? आप टास्क व्यू ऑप्शन पर क्लिक करोगे। यानी कि 19वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 20वां प्रश्न पूछा गया है, एक इंटरनेट बोर्ड जो वेब अनुक्रमण के लिए वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करता है, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वेब क्राउलर। यानी कि 20वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 21वां प्रश्न पूछा गया है, अगस्त 2014 में शुरू की गई कौन सी योजना थी? तो दोस्तों उस योजना का नाम था जनधन योजना। यानी कि 21वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 22वां प्रश्न पूछा गया है, दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ई-कॉमर्स कंपनी क्या होती है। दोस्तों किसी भी ई-कॉमर्स कंपनी से हम कोई भी चीज है वो ऑनलाइन तरीके से मंगवा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। और फिलहाल दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है उसका नाम है अमेजन। यानी कि 22वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 23वां प्रश्न पूछा गया है, राजधरा किस प्रकार का ऐप है? तो दोस्तों जो हमारे पास में राजधरा ऐप है वो GIS प्रकार का है, यानी कि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रकार का ऐप है। ये क्या करता है? हमें कोई भी इंफॉर्मेशन है वो देता है। यानी कि 23वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको GPS की फुल फॉर्म भी बताना चाहूंगा। GPS की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। GPS की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। दोस्तों ये उम्मीद है कि आ सकती है आपके RCET एग्जाम में, तो इसको आप जरूर याद करके जाना। आगे हमारे पास में 24वां प्रश्न पूछा गया है, EPDS का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा EPDS क्या है। राजस्थान सरकार की एक योजना है जिसके तहत जो आपको राशन है वो मिलता है, आपको कोटा मिलता है। और दोस्तों EPDS की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी कि 24वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 25वां प्रश्न पूछा गया है, UIDAI संबंधित है। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, आप अपना आधार कार्ड लीजिए और उसमें ऊपर ही ऊपर देखिए लिखा होगा UIDAI। यानी कि दोस्तों आधार कार्ड बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम है UIDAI। और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि UIDAI किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है आधार सेवाओं से। यानी कि 25वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
आगे हमारे पास में 26वां प्रश्न पूछा गया है, शेयर इट का क्या प्रयोग है। तो दोस्तों आप सब जानते ही हैं कि हमारे पास में कोई दो मोबाइल है, हमें एक मोबाइल से दूसरी मोबाइल की तरफ कोई फोटो या वीडियो भेजनी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों मोबाइलों के अंदर शेयर इट ओपन करेंगे और उसके बाद में वो जो डाटा है वो वहाँ पे चला जाएगा। यानी कि दोस्तों जो शेयर इट ऐप है वो दो डिवाइसों के मध्य फाइल साझा करने हेतु प्रयोग लिया जाता है। यानी कि 26वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 27वां प्रश्न पूछा गया है, एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट या फाइल को बंद करने की शॉर्टकट कमांड क्या है। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि एमएस वर्ड के अंदर क्या बनती है, डॉक्यूमेंट बनती है। और दोस्तों यदि आपने एमएस वर्ड के अंदर कोई एक डॉक्यूमेंट बना ली है और अब उस डॉक्यूमेंट को आप बंद करना चाहते हो, तो आप कीबोर्ड के अंदर कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करोगे। तो दोस्तों आप उस डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कीबोर्ड पर Ctrl+W कुंजी का प्रयोग करोगे। यानी कि 27वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 28वां प्रश्न पूछा गया है, एमएस एक्सेल में इंसर्ट और डिलीट सेल का विकल्प है वो किस टैब में होता है। तो दोस्तों एमएस एक्सेल के अंदर इंसर्ट और डिलीट सेल का जो विकल्प है वो हमारे पास में होम टैब के अंदर होता है। यानी कि 28वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 29वां प्रश्न पूछा गया है, एमएस पावर पॉइंट में कौन सा एक ऐसा डिफॉल्ट टैब होता है जो कि एमएस वर्ड तथा एमएस एक्सेल में नहीं होता। तो इसमें हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए है व्यू। दोस्तों व्यू जो टैब है वो एक्सेल में भी होता है, वर्ड में भी होता है, पावर पॉइंट में भी होता है। उसी के आगे ऑप्शन नंबर बी है रिव्यू। तो दोस्तों रिव्यू टैब भी क्या है, तीनों के अंदर होता है। आगे ऑप्शन नंबर सी है इंसर्ट। तो दोस्तों इंसर्ट टैब भी क्या है, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट में होता है। यानी कि दोस्तों ये तीनों के तीनों क्या है, होते हैं एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट में। लेकिन दोस्तों जो हमारे पास में डिजाइन टैब है वो केवल एमएस पावर पॉइंट में ही होता है, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में ये टैब नहीं होता। यानी कि दोस्तों 29वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 30वां प्रश्न पूछा गया है, फिशिंग किस प्रकार का साइबर अटैक है। तो दोस्तों आपके कंप्यूटर के अंदर फिशिंग साइबर अटैक तब होता है जब आपके कंप्यूटर से कोई आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपका कोई पासवर्ड है वो चुरा लेता है। तो देखिए हमारे पास में जो ऑप्शन सी है वो वहाँ पे करेक्ट होगा। इसमें बताया गया है आपके पर्सनल जानकारी जैसे पासवर्ड, नाम, जन्म तारीख, पिन इत्यादि को इंसर्ट कर लेना क्या कहलाता है, फिशिंग साइबर अटैक कहलाता है। तो इस प्रकार से 30वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 31वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे पास में असत्य कथन है। देखिए इसमें कहा गया है विंडोज 10 में इंटरनेट के द्वारा कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल असत्य कथन है, क्योंकि हम विंडोज 10 के अंदर इंटरनेट के बिना भी कोई भी सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि 31वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 32वां प्रश्न पूछा गया है, किसी फाइल को प्रिंट करने की शॉर्टकट कमांड क्या है। यानी कि दोस्तों आपने एमएस वर्ड के अंदर कोई एक डॉक्यूमेंट बनाई और उसको आप प्रिंट करना चाहते हो, तो आप कीबोर्ड पर शॉर्टकट कुंजी से उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो। तो हमारे पास में प्रिंट करने की जो शॉर्टकट कुंजी है वो है Ctrl+P। यानी कि 32वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 33वां प्रश्न पूछा गया है, CDC 6600 क्या है। तो दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर आया था उसका नाम क्या था, CDC 6600 ही था। यानी कि दोस्तों ये क्या है, हमारे पास में एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। तो 33वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 34वां प्रश्न पूछा गया है, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, कंप्यूटर के अंदर जो सबसे तेज मेमोरी होती है उसका नाम होता है रजिस्टर्ड, और दूसरी जो होती है उसका नाम है कैश मेमोरी। यहाँ पर हमारे पास में जो 34वां प्रश्न है उसमें केवल कैश मेमोरी ही दे रखा है, रजिस्टर्ड नहीं दे रखा। तो हम इस प्रश्न के अंदर कैश मेमोरी को ही सबसे तेज मेमोरी मानेंगे। यानी कि 34वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में इस पेपर का अंतिम और 35वां प्रश्न पूछा गया है, एमएस एक्सेल में एक सेल रेंज B1 से B10 में 30 या उससे अधिक संख्याओं की गिनती करने हेतु कौन सा फंक्शन है वो प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों जो हमारे पास में फंक्शन प्रयुक्त होता है उसका नाम है बराबर काउंट IF ब्रैकेट B1 to B10 ग्रेटर देन बराबर 30 ब्रैकेट बंद। ये जो फंक्शन है वो हमारे पास में क्या करता है, अधिक संख्याओं की गिनती करता है। यानी कि दोस्तों 35वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यदि आपको अपने मोबाइल के अंदर RACIT एग्जाम के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आपको सबसे पहले मोबाइल के अंदर गूगल खोलना होगा और गूगल पर हमारी वेबसाइट का नाम सर्च करना होगा। दोस्तों हमारी वेबसाइट का नाम है ज्ञानलर्न.com। आप इसे जैसे ही सर्च करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी ज्ञानलर्न.com। आपको क्या करना है, नीचे जाना है तो आपको इस वेबसाइट के अंदर जो RACIT इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पोस्ट है वो आपको मिल जाएगी। आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना है, नीचे जाना है। दोस्तों आप जब नीचे जाएंगे तो आपको RACIT एग्जाम के एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट, आंसर की और रिजल्ट डेट से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। और आपको RACIT एग्जाम बेस्ट मॉडल पेपर 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो PDF है उसका लिंक भी मिल जाएगा। देख सकते हैं
जो ये रेड कलर में दिया हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे। आपको यहाँ पे टेलीग्राम वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और वहाँ पे आपको पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ये हमारा टेलीग्राम चैनल है अपनी क्लास नाम से। इसमें आपको जो RSAT इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है वो दी गई है। देख सकते हैं एग्जाम पेपर विद आंसर की। आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको 1 से लेकर के 35 जो प्रश्न है वो मिल जाएंगे और साथ ही आपको नीचे नीचे आंसर की है वो भी प्रोवाइड करा दी गई है ताकि आप इसके आंसर भी देख पाएं। देख सकते हैं 1 से लेकर के 35 प्रश्नों की जो उत्तर कुंजी है वो भी आपको इस पीडीएफ के नीचे दी गई है। तो दोस्तों आप इस पर जाइए वेबसाइट पर और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और ये जो RSAT इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है उसे पा लीजिए। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपके RSAT एग्जाम का एक बेस्ट और शानदार मॉडल पेपर बताया जिसमें टोटल 35 प्रश्न रहे। दोस्तों मुझे आप जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपके इन 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आपका कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आपका तुरंत रिप्लाई दूंगा। और यदि आपका कोई ऐसा मित्र है जो कि आने वाला RSAT एग्जाम देने वाला है तो उसे भी ये वीडियो शेयर करो ताकि उसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पता चल पाए और वो भी अच्छे परसेंटेज से पास हो पाए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।